हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 10 ग्रेविटेशन। आप अपने आसपास भी ऑब्ज़र्व करते हो कि जैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल करवाते हैं या फिर ऊपर की तरफ फेंकते हैं, वो हमेशा कहाँ अर्थ की तरफ आता है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सभी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स है जिस फोर्स की वजह से सभी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और उस फोर्स को क्या कहते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। हम इस चैप्टर में उसी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, और इसमें अर्थ और उनका ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में, फ्री फॉल के बारे में, फ्री फॉल यानी कि ग्रेविटी क्या होती है। ठीक है, और मून पर ग्रेविटेशन फोर्स की क्या वैल्यू है, इस सब चीज़ों को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन इज़ डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज़ इन द यूनिवर्स। ग्रेविटेशन क्या है? एक टाइप का फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि यूनिवर्स में किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के, किन्हीं दो बॉडीज़ के बीच में लगता है। यानी कि एक दूसरे को बॉडी जिस फोर्स से अट्रैक्ट करती हैं वो कौन सा फोर्स होता है? आपका ग्रेविटेशन। द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स लाइंग ऑन और नियर इट्स सरफेस टुवार्ड्स इट्स सेंटर। अर्थ की क्या क्वालिटी है कि वो सभी इसी ग्रेविटेशन फोर्स की हेल्प से वो सभी ऑब्जेक्ट्स को अपने सेंटर की तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। द force with which the earth pulls the object toward the center is called gravitational force of earth। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो जिस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ या फिर ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ है हमारा ग्रेविटेशन के लिए। उसमें क्या क्या आता है? देखिए क्या आता है। अभी आपने पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? किन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कोई भी दो ऑब्जेक्ट अपने एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लॉ किसने दिया। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज गिवन बाय इसाक न्यूटन। फिज़िक्स में हमने इसाक न्यूटन के बारे में सुना हुआ है। इसाक न्यूटन ने ये लॉ दिया था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा कि द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए इसमें क्या होता है कि अभी हमने क्या कहा कि कोई भी फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है हमारा ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट ए है उसका कुछ ना कुछ मास होगा, हम कंसीडर कर लेते हैं कि उसका मास है m1। इसी तरह कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं हम बी है और उसका मास है m2। तो अभी हमने क्या कहा था कि ये एक तरह का क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिससे कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं? अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही तो इस उन्होंने क्या कहा कि इसाक न्यूटन ने क्या कहा कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में उन्होंने कहा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यानी कि एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, हम इन दोनों के प्रोडक्ट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, m1 m2, और फोर्स इसके क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन होता है। तो ये क्या देखिए, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। सेकेंड कंडीशन उन्होंने क्या कहा कि जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, हम मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस है r। ठीक है, तो f इज़ डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसने क्या कहा है कि इस केस में इसने डी लिया हुआ है फॉर्मूले में, तो हम इसके डिस्टेंस को डी से देते हैं, आर की जगह आप डी भी ले सकते हो। तो जो डिस्टेंस है यहाँ पर डी से लिया हुआ है, तो उसने क्या कहा कि एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पर डिस्टेंस को इसने डी से लिया है, तो ये एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या लिखते हैं? 1 अपॉन में लिखते हैं।
तो एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, d का स्क्वायर करेंगे। अब दोनों इक्वेशन, पहली इक्वेशन में क्या था, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, और सेकेंड में हमारे पास क्या, एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूँ तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। ठीक है। अब एक मैंने पिछले उसमें भी बताया था कि किसी भी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हमें वहाँ पर क्या लगाना पड़ता है, कोई भी कांस्टेंट। ठीक है। हम यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, कैपिटल जी। कैपिटल जी यहाँ पे क्या होता है, ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू हमेशा यूनिवर्स में हर जगह क्या रहेगी, सेम। वैल्यू क्या होती है इसकी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है, जो ये वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, ये थ्रू आउट यूनिवर्स में क्या रहती है, वैल्यू कांस्टेंट रहती है। ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहाँ पर अगर मैं इसको प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर कैपिटल जी इंट्रोड्यूस करती हूँ तो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाता है, एफ इज़ इक्वल टू जी इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाई d स्क्वायर। ठीक है। तो किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट, अर्थ पर या फिर यूनिवर्स में किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर आपको उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए, उन दोनों का मास पता होना चाहिए और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो ये सारी कैपिटल जी की वैल्यू तो आपको पता है, ये थ्रू आउट यूनिवर्स कांस्टेंट है ये। तो ये सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप इजीली उन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल सकते हो कि कितना फोर्स वो एक दूसरे पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। तो ये होता है आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। अब कैपिटल जी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन केसेस में इक्वल हो सकता है। ठीक है। एफ जी के इक्वल कब होगा, अगर मान लो हमारे पास जो दो ऑब्जेक्ट है उनका जो मास है वो भी यूनिट है, यूनिट मास का मतलब क्या होता है, 1 है, यूनिट मास है, और उनके बीच का डिस्टेंस भी 1 हो। ठीक है। अगर उनका मास भी 1 हो, यूनिट मास हो और उनके बीच का डिस्टेंस भी 1 हो, तब क्या होगा, इन दोनों की वैल्यू अगर आप इन तीनों की वैल्यू पुट करोगे तो एफ़ किसके इक्वल आ जाएगा, जी के। ठीक है। यानी कि यूनिवर्सल कांस्टेंट कैन बी इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट, जो भी आपने ऑब्जेक्ट लिए थे, ऑब्जेक्ट आर ऑफ यूनिट मासेस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ ऑल्सो यूनिट। ठीक है। अगर इन तीनों की वैल्यू 1 हो जाती है तो आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसके इक्वल होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। ठीक है। तो यहाँ से अगर मुझे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो तो किसके इक्वल आ जाएगी, ये आपकी कांस्टेंट होती है वैल्यू, इसकी यूनिट देखिए, जो ग्रेविटेशनल एसआई यूनिट, ये एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में आ जाता है कई बार, एसआई यूनिट ऑफ जी। जी क्या है यहाँ पर, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ जी वॉज फाउंड बाय द हेनरी कैवेंडिश। इन्होंने फाइंड आउट की थी, इस साइंटिस्ट ने, ग्रेविटी के यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है। और इसकी हेल्प से हम किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल सकते हैं। अब देखिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ की यूनिवर्स के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट है द फोर्स दैट बाइंड अस ऑन द अर्थ। ये वो फोर्स है जो हमें इस अर्थ पर बाइंड करके रखता है। ठीक है। नहीं तो क्या हो जाएगा, सब एक दूसरी जगह मूव करने लगेंगी सभी बॉडीज़। तो यही वो फोर्स है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अर्थ के ऊपर रह पाते हैं। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ जो मोशन, ये मून मूव करता है, ये भी किसकी वजह से होता है, आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट की वजह से। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। जो भी आपका प्लैनेटरी मोशन है ये भी किसकी वजह से होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट की वजह से। द अकरेंस टाइड्स इन इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मून। जो ये आपके
सी के अंदर जो टाइड्स आते हैं वो टाइड्स भी किस वजह से आते हैं? आपके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टाइड्स आते हैं। द फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स इज़ ऑल्सो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन वाटर। जो ये रिवर्स के अंदर पानी बहता है, नदियों का पानी आता है जो, ये भी किस वजह से होता है? आपका ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है। प्लैनेटरी मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट थे हमारे जोहान्स केपलर। उन्होंने लॉ दिए थे। प्लैनेटरी मोशन का मतलब समझते हो आपकी, जैसे सन के चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स मूव करते हैं, कैसे मूव करते हैं, वो किस डायरेक्शन में या किस पोजीशन में मूव करते हैं, इस सब को एक्सप्लेन करने के लिए केपलर थे एक साइंटिस्ट। उन्होंने अपने 3 लॉ दिए थे। उन्हीं लॉज के बेसिस पे ये जो प्लैनेट्स का मोशन होता है, इसको प्लैनेटरी मोशन बोलते हैं, इसको डिस्कस किया था। फर्स्ट लॉ क्या कहता है केपलर का कि इट स्टेट दैट द पाथ ऑफ एनी प्लैनेट इन एन ऑर्बिट अराउंड द सन फॉलोज द शेप ऑफ एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। वो क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ में उन्होंने क्या कहा है कि जो सन है, सन के चारों तरफ जो प्लैनेट मूव कर रहा है, वो जो उसका पाथ होगा, वो पाथ कैसा रहेगा? एलिप्स की फॉर्म में रहेगा। ठीक है, एलिप्टिकल शेप में रहेगा उसका जो पाथ। और जो सन है, सन हमेशा कहाँ लाई कर रहा है? अब एलिप्स की जो शेप होती है उसके 2 एक्सिस होते हैं। ये इसका माइनर एक्सिस होता है और ये इसका मेजर एक्सिस होता है। सन कहाँ लाई करेगा? इसके किसी ना किसी एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, ये होता है इसका फर्स्ट लॉ केपलर का। केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है कि इट स्टेट दैट एन इमेजिनरी लाइन फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्वेप्ट आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग केपलर क्या कहता है कि मान लो जैसे कोई भी प्लैनेट सन के चारों तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, हम इक्वल एरिया में जो ये एरिया इक्वल टाइम इंटरवल में जितना एरिया इसने यहाँ पर कवर किया है, उतने टाइम इंटरवल में ही ये पूरा एरिया यहाँ पर कवर करेगा। ठीक है, मान लो हमने एक प्लैनेट यहाँ पर था, हमने उसका टाइम पीरियड नोट करना शुरू किया, 1 मंथ में वो यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो इसका एरिया देखने के लिए हम इसको क्या करेंगे? सन से ऐसे इसकी मिलाकर हम ये जितना भी एरिया इसने स्वैप्ट किया, ये एरिया आ गया। फिर थोड़े टाइम के बाद फिर हम इसका 1 मंथ के लिए इसकी पोजीशन चेक करते हैं। कुछ टाइम के बाद हमने इसको चेक किया कि ए पॉइंट पर था ये। आफ्टर 1 मंथ हमने इसको देखा कि ये बी पॉइंट पे है। तो इस टाइम इसने एरिया कितना स्वैप्ट किया है? ये वाला। जब आप इन दोनों एरिया की कैलकुलेशन करोगे तो ये जो 2 एरिया हैं दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, यानी कि वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एरिया स्वैप्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड लॉ केपलर का जो थर्ड लॉ था, थर्ड लॉ क्या कहता है कि इट स्टेट दैट द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड। ऑर्बिटल पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड। प्लैनेट का जो टाइम पीरियड है, जितना टाइम वो सूरज के मतलब सन के चारों तरफ एक कंप्लीट चक्कर लगाने में जितना टाइम लगाता है, वो उसका टाइम पीरियड होता है। और केपलर ने क्या कहा कि जो इसका डिस्टेंस है, सन से जो इसका डिस्टेंस है, अगर हम उसका क्यूब रूट करें तो वो हमेशा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा? उसके टाइम पीरियड के स्क्वायर के। ठीक है, इन तीनों जो ये लॉ हैं, आपको सिर्फ इनकी तीनों की डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन ही आपके सिलेबस में इसकी जो इससे आगे आपने इसमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है फ्री फॉल। फ्री फॉल देखिए क्या होता है। फ्री फॉल, जब हम किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ऐसे नीचे फेंक देते हैं, ठीक है, एयर में हमने उसको ऐसे फेंक दिया, ऑब्जेक्ट को फॉल करवाया, तो इसको क्या कहते हैं? फ्री फॉल कहते हैं। डेफिनेशन अगर हम इसकी करें तो फ्री फॉलिंग क्या होती है? फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, जैसे व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन, देन दीज आर कॉल्ड फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट एंड सच अ मोशन इज़ कॉल्ड फ्री फॉल। ठीक है, अगर साइंस की लैंग्वेज में हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ें कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से ऐसे फॉल करवाते हैं और वो सिर्फ अर्थ के, हमने उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया, हमने उसको एज सच पकड़ा और छोड़ दिया, आपने उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया, उसके ऊपर सिर्फ क्या फोर्स अप्लाई हो रहा है? अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सिर्फ वही फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो वो बॉडी हमेशा कहाँ जाती है? अर्थ के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है, और इस मोशन को क्या कहते हैं? फ्री फॉल। ठीक है, और बॉडी कौन सी होती है आपकी? फ्रीली फॉलिंग बॉडी।
नेक्स्ट आपके पास आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। ठीक है, आपको अर्थ की ग्रेविटी, अर्थ के ऊपर भी ग्रेविटी वर्क करती है और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड द अर्थ एंड एक्सेलरेशन इज इवॉल्व। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है अर्थ की तरफ मूव करता है, अगर वो किसी वेलोसिटी से मूव करता है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। दिस एक्सेलरेशन इज़ ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल पुल, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से होता है ये, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसको किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल जी से। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखिए क्या है, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेट हम मान लेते हैं कि मास, अर्थ का मास को हम कैपिटल एम से डिनोट करें, और किसी भी ऑब्जेक्ट को जिसको आप फ्री फॉल करवा रहे हो उसके मास को मैंने किससे डिनोट किया है, स्मॉल एम से। और हम मान लेते हैं कि उनके बीच का जो अर्थ का और अर्थ के सेंटर से लेकर उस ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर। तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, F इज़ इक्वल टू जी, हमारे पास डेफिनेशन में क्या था, F इज़ इक्वल टू जी इंटू M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही था, डी स्क्वायर था वहाँ पर। यहाँ पर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट क्या है, एक अर्थ है और एक दूसरा जो ऑब्जेक्ट हम फ्री फॉल करवा रहे हो, तो जो अर्थ का मास है उसको कैपिटल एम से डिनोट किया, और जो जिस ऑब्जेक्ट को आप फ्री फॉल करवा रहे हो उसको स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हो आप, और उनके बीच के डिस्टेंस को आर से। तो सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम। और आपने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जो फोर्स है, फोर्स, किसी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके इक्वल होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होता है, एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि फोर्स किसके इक्वल है, जी इंटू एम वन एम, जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। यहाँ हम कह रहे हैं कि एफ इज़ इक्वल टू एम इंटू ए, तो ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं, इक्वल है। ये भी एफ़ की वैल्यू है, ये भी एफ़ की वैल्यू है, ये दोनों चीज़ें इक्वल है। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है वो एक्सेलरेशन कौन सा वर्क कर रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो एक्सेलरेशन ए है यहाँ पर उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है, जी है। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया आपका, एफ इज़ इक्वल टू एम इंटू जी। तो इनको जो फर्स्ट इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन है इनको क्या करोगे आप, इक्वेट कर दो, ये भी एफ़ की वैल्यू है, ये भी एफ़ की है। जब आप इनको इक्वेट करोगे तो एम जी किसके इक्वल आ गया, जी इंटू एम कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। एम से एम कैंसिल दोनों तरफ, तो जी की वैल्यू किसके इक्वल आ गई आपकी, कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। अब जो ये कैपिटल एम है ये क्या है, मास ऑफ अर्थ, और आर क्या है यहाँ पर, किसी भी ऑब्जेक्ट का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसके अर्थ के सेंटर से उसका डिस्टेंस देखेंगे, अगर हम अर्थ के सरफेस से देखते हैं उसका डिस्टेंस और अर्थ के सेंटर से देखते हैं, तो ये क्या होता है, अर्थ के सरफेस का डिफरेंस क्या होगा, नेग्लेजिबल होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो डिस्टेंस लेंगे वो डिस्टेंस क्या लेंगे हम, रेडियस ऑफ अर्थ। तो हमारे पास कैपिटल जी की भी वैल्यू है, मास भी हमें अर्थ का पता है और रेडियस भी पता है। ये तीनों वैल्यूज़ जब आप यहाँ पर पुट करोगे तो आपके पास जी की वैल्यू आ जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, जब भी आप कहीं पे ग्रेविटी की वैल्यू यूज़ करते हो 9.8 यूज़ करते हो। ये आई कहाँ से है, ये आप देख सकते हो। मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 इंटू 10⁻24 kg। रेडियस है अर्थ का 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता है 6.67 इंटू 10⁻11। इस फॉर्मूले में जी इक्वल टू, जो फॉर्मूला में हमने यहाँ से निकाला है, जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू आ जाती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटी क्या है आपकी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी से इसको डिनोट किया करते हैं, और इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन, जो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन पहले की थी उसमें क्या किया था हमने, जो 3 फॉर्मूले हमने किए थे, हमने उसमें एक्सेलरेशन लिया था। एक्सेलरेशन को किससे लिया, क्या डिनोट किया था हमने, ए। बट जब कोई बॉडी आपकी फ्री फॉल कर रही है तो उस टाइम तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, स्मॉल जी हो जाता है। ग्रेविटी एक्ट करती है ना वहाँ पर, स्मॉल जी हो जाता है। तो जितने भी आपके इक्वेशन ऑफ मोशन के फॉर्मूले थे उसमें ए की जगह आपने क्या पुट करना है, जी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है, फ्रीली फॉली अगर
कोई बॉडी है तो उसका एक्सेलरेशन कौन सा उस पर एक्ट कर रहा है, ग्रेविटी एक्ट कर रही है। तो यहाँ पर जो आपके फॉर्मूले हैं वो सारे चेंज हो जाएंगे और इन फॉर्मूलों में आप सिर्फ क्या करना है, आपने एक ही जगह वैल्यू किसकी पुट करनी है, जी की। ठीक है, तो ये आपके कौन से हैं, इक्वेशन फॉर बॉडी अंडर फ्री फॉल, ये आपके इक्वेशन ऑफ मोशन थे। ठीक है, इसमें आपने एक ही जगह जी पुट करना है, तो आपके पास ये क्या आ गया, जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है तो उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास ये 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मास एंड वेट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है, मास को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे और वेट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट थिंग होती हैं, मास एक डिफरेंट चीज़ है और वेट एक अलग चीज़ है। ठीक है, मास क्या होता है, मास इज़ द टोटल कंटेंट ऑफ द बॉडी विच मेज़र द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। मास क्या होता है, टोटल कंटेंट होता है उस बॉडी का, जितना मतलब मान लो किसी बॉडी के अंदर कितना कंटेंट है वो क्या होता है, उसका मास। और मास क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। ठीक है, मास एक पर्टिकुलर सिर्फ कंटेंट है कि उस बॉडी के अंदर कितना कंटेंट है। इन अदर वर्ड्स मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर कितना मैटर है वो क्या होता है, उसका मास। ठीक है, और उसी तरह जो आपका वेट होता है, वेट क्या होता है, वेट एक तरह का फोर्स है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द फोर्स विद विच इट इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। वेट क्या है, किसी भी बॉडी का एक फोर्स है जिस फोर्स से कोई भी अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ठीक है, अगर मैं फॉर्मूले से बात करूँ, न्यूटन सेकंड लॉ से बात करूँ, तो एफ किसके इक्वल था, हमारा फोर्स किसके इक्वल आता है, एफ इज़ इक्वल टू एम जी। ठीक है, उसमें क्या था हमारे पास, फोर्स किसके इक्वल था, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे बॉडी कैसी है, फ्री फॉल कर रही है, फ्री फॉल कर रही है तो हम एक ही जगह क्या लेंगे, जी। तो यहाँ पर फोर्स किसके इक्वल आ गया, आपका मास इनटू ग्रेविटी। अभी हमने क्या कहा है कि ये जो फोर्स है जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, तो उस फोर्स को हमने क्या कहा है, वेट। तो यहाँ से वेट किसके इक्वल हो गया, आपका डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एफ। वेट और फोर्स दो सेम थिंग होगी ना, तो यहाँ से जो फोर्स है एफ़ की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, डब्ल्यू। डब्ल्यू क्या होता है, वेट। तो यहाँ से वेट क्या हो गया, डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम इंटू जी। वहाँ पर एम क्या है, उस ऑब्जेक्ट का मास, और जी क्या है, ग्रेविटी। तो यहाँ से जो फोर्स हमने ग्रेविटेशन कांस्टेंट वाले फॉर्मूले में जो फोर्स की वैल्यू निकाली थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू निकाली थी, वो किसके इक्वल आ जाएगी, डब्ल्यू इज़ इक्वल टू जी, कैपिटल जी। कैपिटल जी क्या है, आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ, और यहाँ पे एम क्या है, उस ऑब्जेक्ट का मास जो भी आप ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हो, और आर इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को पुट करके आप किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या निकाल सकते हो, वेट निकाल सकते हो। अब जो वेट है, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ मूव करवाते हो या उसको ऊपर की तरफ उछालते हो तो उसकी पोजीशन, डायरेक्शन उसकी चेंज हो जाती है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो वेट है आपका वो भी आपका क्या होता है, चेंज होता है। तो इसीलिए ये किस पे बेस्ड हो गया, डायरेक्शन पे बेस्ड हो गया, तो वेट क्या होगी आपकी, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो डायरेक्शन पे बेस्ड है ये, तो वेक्टर क्वांटिटी होगी। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, अभी एक तरह का फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और तो न्यूटन जो फोर्स की यूनिट है आपकी, तो इस वेट की भी यूनिट क्या रहेगी आपकी, न्यूटन। ठीक है, तो वेट ऑफ 1 kg मास इज़ 9.8 न्यूटन। जो आपका 1 kg का मास है, अगर मैं उसके ऊपर वेट देखूँ तो कितना होता है उसका, 9.8। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट इन चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्यों, क्योंकि हर एक जगह पर अर्थ की अपनी ग्रेविटी है, मून की अपनी ग्रेविटी है, किसी और आप सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पर चले जाओ, किसी और प्लैनेट पर चले जाओ, सबकी अपनी अलग अलग ग्रेविटी है। तो जैसे ही जी की वैल्यू चेंज हुई, मास तो सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर का मैटर तो सेम रहेगा, चाहे आप उसको अर्थ पे रखो, चाहे आप उसको मून पे रखो, या फिर किसी भी प्लैनेट पे रखो, मास उसका सेम रहेगा। क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर, ग्रेविटी चेंज हो रही है। तो अगर ये चीज़ चेंज होगी तो पूरे वेट की वैल्यू भी चेंज होगी। इसीलिए जो आपका वेट है वो कैसा होता है, कांस्टेंट नहीं होता, ये हर एक प्लेस टू प्लेस आपका चेंज होता रहता है। इन द स्पेस वेयर जी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ ज़ीरो। आप किस यूनिवर्स में, स्पेस में, जहाँ पर भी ग्रेविटी की वैल्यू ज़ीरो होगी वहाँ पर वेट की वैल्यू भी क्या होगी, ज़ीरो। क्योंकि वेट किसके इक्वल है, मास इंटू ग्रेविटी। अगर जी की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो वेट क्या हो जाएगा उसका, ज़ीरो। एट द सेंटर ऑफ द अर्थ
weight become 0. This is because due to the fact that on going down the earth value of g decreases and at the center of earth g is equal to 0. अगर हम अर्थ के बिल्कुल सेंटर में चले जाएं, उसके सेंटर पर चले जाएं, तब भी क्या होगा, जो आपका वेट है वो क्या हो जाएगा, 0. क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो जी की वैल्यू है स्मॉल जी यानी कि ग्रेविटी की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, 0. तो उस तरह से आपका वेट भी क्या हो जाएगा, 0. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून. अब मून पर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या रहेगा. जनरली हम कहते हैं कि जो अर्थ की ग्रेविटी है और मून की ग्रेविटी है डिफरेंट है. मून की ग्रेविटी अर्थ की ग्रेविटी की क्या होती है, 1/6. अब उसको हम देखिए मैथमेटिकल उससे कैलकुलेट करके बताएंगे कि 1/6 ही होती है. हम मान लेते हैं कि लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी m एंड इट्स वेट बी ऑन द मून WM. हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है. हम उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को, उसका वेट हम एक बार मून पे निकालेंगे और एक बार अर्थ पर निकालेंगे. अब जब हम उसका मून पर वेट निकाल रहे हैं तो उसके वेट को मैंने लिख लिया WM. सपोज द मास ऑफ द मून इज़ m इंटू m और बेस पे इसके क्या लिखो, m. ये क्या डिनोट कर रहा है कि ये किसका मास है, आपका मून का. मास को लिखने के लिए मैंने m लिया और ये जो नीचे वाला m है ये इसके मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, ये दिखा रहा है कि ये मास किसका है, मून का. और एंड इट्स रेडियस भी RM. जो ये m एब्रीवेशन दिखा रही है, m एब्रीवेशन हर जगह सिर्फ ये दिखा रही है कि जो ये मास है, वेट है और ये रेडियस है, ये किसके हैं, सारे मून के. तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून विल बी. हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए वेट हमने किसका लिया, मून पे लिया हमने उस ऑब्जेक्ट का. तो WM इज इक्वल टू जी कॉन्स्टेंट रहेगा, चाहे आप मून पे हो चाहे आप अर्थ पे हो. तो इन सब की वैल्यूज़ आप पुट करोगे. ये जो m है ये आपका, मैं बार बार कह रही हूँ कि आपका मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास. अब हम इस ऑब्जेक्ट का वेट कहाँ पर करेंगे, अर्थ पर. अर्थ पर करने के लिए जो ये m है इसकी जगह मैंने E डिनोट किया, यहाँ पर E डिनोट किया हुआ है. इसी तरह जो उसका ऑब्जेक्ट है अर्थ का, अर्थ पर उस ऑब्जेक्ट का वेट वो WE से डिनोट करेंगे और जो उसका मास है वो ME से डिनोट करेंगे और रेडियस अर्थ का RE से डिनोट करेंगे. तो ये दोनों वैल्यूज़ निकाल लिया आपने. अर्थ पर भी उसका वेट निकाल लिया और मून पर भी निकाल लिया. दोनों को आप डिवाइड कर दो. WM डिवाइडेड बाई WE. WM की वैल्यू पुट करो जी m इंटू m डिवाइडेड बाई R स्क्वायर. यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल G से कैपिटल G कैंसिल, m से m कैंसिल हो जाएगा. m मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, इसका स्क्वायर करेंगे. ये फॉर्मूले में आपका स्क्वायर है. तो ये जब ये आप सारी वैल्यूज़ पुट करोगे, सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसका आंसर आता है 1/6. सारी कैलकुलेशंस करने के बाद इसका आंसर आता है 6. यानी कि WM डिवाइडेड बाई W इज़ इक्वल टू 1/6. इसका मतलब क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास वेट अर्थ पर कितना है, 6 है, तो अगर मून पर जाकर कितना हो जाएगा, वो 1 kg. ठीक है. तो thus द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज़ 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ. ठीक है. उसका वेट क्या हो जाता है, जितना वेट उसका अर्थ पर है वो उसका क्या हो जाएगा, 1/6. मान लो किसी ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ के ऊपर 60 kg है, ठीक है, तो मून पर जाकर उसका वेट कितना हो जाएगा, 10 kg. 1/6 हो जाएगा उसका. ले रहे हैं यहाँ तक. तो यही आपने इतना ही सिलेबस करना है इस चैप्टर का, यहीं तक करेंगे आप. इसका नेक्स्ट जो आगे टॉपिक है इस चैप्टर का, थ्रस्ट एंड प्रेशर, ये सारा आपके सिलेबस से इस साल डिलीट हो गए. ये नहीं करना है आपको, यहीं तक का सिलेबस करना है बस. वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून. थैंक यू.